नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय आरएसएस के अंदर ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है। मैं मोदी और भागवत की जो तनातनी चल रही है उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। अध्यक्ष पद को लेकर जो खींचतान मची हुई है उसको लेकर भी नहीं बोल रहा हूं। चुनाव के संबंध में भी ये खींचतान नहीं है। एक ऐसे प्रेजेंटेशन के संबंध में है जिसने सीधे सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और वो आरएसएस के एक कार्यक्रम में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने प्रस्तुत किया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार उन नेता ने ऐसा क्यों किया। और ये नेता कोई मामूली नेता नहीं है। ये नेता 91 साल के हो गए हैं, मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में षड्यंत्र पूर्वक मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था। उनको ही नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी को, यशवंत सिन्हा को, जसवंत सिंह को, ऐसे कई नेताओं को जो 75 के हो चुके थे, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजकर उनका करियर वहीं ख़त्म कर दिया था। तो मुरली मनोहर जोशी को आरएसएस ने अपना एक आर्थिक समूह का एक बैठक बुलाई थी 19 से 20 अगस्त को नई दिल्ली में। और इस बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने आर्थिक मामलों पर एक प्रेजेंटेशन दिया था, अपने विचार प्रस्तुत किए थे और उसी को लेकर हंगामा मच गया। अब ये प्रेजेंटेशन केवल सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवालिया निशान नहीं लगाता है, उनका क्रिटिसिज्म नहीं देता है, बल्कि ये आरएसएस के अंदर जो दोहरापन है उसको भी बेनकाब कर देता है। एक तीसरा पहलू इसका यह भी है कि मुरली मनोहर जोशी ने एक ऐसे अर्थशास्त्री का जिक्र किया और उनके जो आर्थिक विकास का मॉडल है उसको भी अपने प्रेजेंटेशन में शामिल किया, जिसे संघी और दक्षिणपंथी लोग पसंद नहीं करते। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन, जिनके आर्थिक विकास के मॉडल को दुनिया भर में अब एक्सेप्ट किया जाता है और यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं उनको अपने जो विकास मापने के मापदंड हैं उसमें उसको वो शामिल कर चुकी हैं। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी कि भारत का एक अर्थशास्त्री जिसकी धूम है पूरी दुनिया में, और एक ऐसा आर्थिक मॉडल जो सही मायने में विकास को प्रस्तुत करता है, उसको हमें भी अपनाने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो हमारे विचार से मेल नहीं खाते हैं। तो ये एक पहलू, इसका तीसरा पहलू है। अब आप आते हैं कि आखिरकार मुरली मनोहर जोशी ने कहा क्या अपने प्रेजेंटेशन में। उनकी खास बातें बता दूं। पहली बात तो उन्होंने आर्थिक असमानता और जो प्रति व्यक्ति आय है जीडीपी में उसमें भारत की क्या स्थिति है, उस पर उनका पहला वक्तव्य था और जो उन्होंने बहुत ही तीखे ढंग से रखा। और निश्चित रूप से ये मोदी सरकार को चुभेगा, क्योंकि उसके राज में ये जो आर्थिक विषमता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है और जो प्रति व्यक्ति आय है वो, या प्रति व्यक्ति जीडीपी है, वो बढ़ने के बजाय स्थिर रही है या घटी है। तो जोशी ने बताया कि 2021 में भारत की जो कुल घरेलू संपत्ति का 65% जो टॉप के 10% लोग हैं उनके पास है। 65% संपत्ति टॉप के 10% लोगों के पास है और जो 90% आबादी है उसके पास 35% संपत्ति है। तो ये आर्थिक विषमता को दिखाने का एक बड़ा आंकड़ा है जिसको उन्होंने सामने रखा। और फिर उन्होंने कहा कि जो प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की है वो मात्र $2,878 थी 2021 में। उन्होंने 2021 के आंकड़े लिए हैं, उसके बाद से स्थितियां और ख़राब ही हुई हैं। और जापान में ये $33,955 है। तो कहने को तो भारत कह रहा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए, चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, हम जापान से आगे निकल गए, लेकिन ये प्रति व्यक्ति जीडीपी का जो अंतर है 2,878 और $33,955, यानी 10 गुने से भी ज़्यादा का अंतर इसमें नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं। और उन देशों के तुलना करना
उनकी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का दावा करना बहुत ही हास्यास्पद है। दूसरा है, इस तरह की विषमतापूर्ण समाज में और गरीब समाज में बहुत सारी जो बीमारियां पैदा होती हैं, बहुत सारे सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं, उनका जिक्र किया उन्होंने कहा कि दिल्ली में केवल 1,58,00,000 लोग नशे की लत में फंस रहे हैं और दिल्ली की झुग्गियों में 1/3 बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा आत्महत्या की दर बहुत बढ़ रही है। 2018 में ये 1.34 लाख थी और 2022 में ये 1,70,000 हो गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि छात्रों की आत्महत्याओं की रफ्तार भी बढ़ी है। 2019 से 21 के बीच में ये 35,950 हो गई थी। अब आते हैं कृषि और स्वदेशी के मामले में, स्वदेशी उद्योगों के मामले। उन्होंने इस ओर भी सरकार को कहा कि उसको ध्यान देना चाहिए और विदेशी सहयोग पर अधिक निर्भरता भारत के हित में नहीं है। यानी आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब हम अपने स्वदेशी उद्योगों की मदद करेंगे। लेकिन आप जानते हैं, डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, कोरोना काल हो और उसके बाद जो कारपोरेट सेक्टर को छूट हो या फिर विदेशी निवेश को छूट हो, उसमें ये सरकार आगे बढ़ती रही है और जिससे घरेलू उद्योगों का नुकसान हुआ है। आर्थिक विकास का दृष्टिकोण जो कि मैंने अभी चर्चा की, उसका नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि आर्थिक विकास को राष्ट्रीय लक्ष्य मानना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको मानव विकास से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से उन्होंने बातें अपने प्रेजेंटेशन में की। अब ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा समझ लिया जाए कि इसको लेकर विवाद क्या क्या हुए। अमर्त्य सेन का उल्लेख की वजह से जो विवाद हुआ उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, आर्थिक नीतियों की जो सीधी आलोचना उन्होंने कर दी, उससे सरकार समर्थक और संघ में जो मोदी समर्थक हैं वो विचलित हो गए और उन्होंने मुरली मनोहर जोशी की निंदा, भत्सना, आलोचना सब करनी शुरू कर दी। हालांकि मोहन भागवत ने उनका समर्थन किया और कहा कि इसमें जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है। अब आप सोचिए कि 91 साल के हैं मुरली मनोहर जोशी, वो इस हालत में भी है कि आर्थिक गतिविधियों का जायज़ा लेते हुए उसका एक प्रेजेंटेशन दे दें, उसको एक्सप्लेन कर दें, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आप उसे स्वीकार करें या खारिज करें, ये एक अलग बात है। इसको लेकर विवाद करना गलत है, मुरली मनोहर जोशी पर फप्तियाँ कसना गलत है, लेकिन शायद यही चरित्र है इस मोदी राज का जो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ये भी समझ लें कि जो अमर्त्य सेन का जो आर्थिक विकास का मॉडल है वो क्या है और उससे मोदी सरकार क्यों परेशान होती है और जो आरएसएस है उसे भी वो उतना सूट नहीं करता है, ये जानने की ज़रूरत है। तो जो उन्होंने आर्थिक मॉडल दिया है उसमें कैपेबिलिटी अप्रोच है, क्षमता दृष्टिकोण है, जिसके अंदर ये जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण नहीं होता है, उससे अलग होता है। ये मॉडल मानव कल्याण, स्वतंत्रता और व्यक्तियों की क्षमताओं को विकास का केंद्र मानता है। यानी आर्थिक विकास इतने % हो गई, जीडीपी इतने % बढ़ गई, इससे विकास का पता नहीं चलता है। विकास का पता ये चलता है कि हमारे देश की आबादी, हमारे देश के लोग कितने क्षमतावान हो गए हैं, उन्हें कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, उन मानव कल्याण उस मॉडल से जो अपनाया गया है इस देश में, उससे कितना हो रहा है। तो क्षमता विकास क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अमर्त्य सेन का मानना है कि आर्थिक विकास का लक्ष्य केवल आय, धन या जीडीपी में वृद्धि होना नहीं है, बल्कि लोगों की उन क्षमताओं में बढ़ना चाहिए
उन्हें अपने जीवन में मूल्यवान चीज़ें करने और उन्हें होने की स्वतंत्रता दें। ये क्षमताएं व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता को दर्शाती हैं, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, स्वस्थ रहना, सामाजिक भागीदारी और गरिमापूर्ण जीवन जीना। तो ये तमाम चीज़ें आप भी सहमत होंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल पार्टिसिपेशन और जो लाइफ विद द डिग्निटी, ये एक बुनियादी चीज़ें हैं। अगर उनमें विकास होता है तो सही मायनों में ये विकास है। क्षमता बनाम कार्य प्रणाली, जिसमें क्षमता कैपेबिलिटीज़ और कार्य प्रणाली यानी फंक्शनिंग, वो इन दोनों के बीच में अंतर करते हैं कि कार्य प्रणाली वो है जो व्यक्ति वास्तव में करता है, जैसे नौकरी करना, पढ़ना, जबकि क्षमता वो अवसर है जो उसे उपलब्ध हैं, जैसे शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया। उन्होंने विकास में स्वतंत्रता की जो है उसको भी डिफाइन किया। जैसे उन्होंने कहा कि आर्थिक अवसर, रोजगार और आय के अवसर लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता कितनी है, लोकतांत्रिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी है, सामाजिक अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच कितनी है, पारदर्शिता की गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, सुरक्षात्मक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन सहायता, ये सब उसमें होनी चाहिए। और आय और जीडीपी से ये परे होता है। और एक दो और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे लैंगिक और सामाजिक समावेश, जिसमें जेंडर और कास्ट और क्लास, ये तीनों को जोड़ कर दिया गया कि उनको कैसे इंक्लूजन हो रहा है, पूरी व्यवस्था में उनकी भागीदारी कैसी है, महिलाओं की भागीदारी, पिछड़ी जातियों, दलितों, आदिवासियों की भागीदारी कैसी है, गरीबों की भागीदारी कैसी है, ये सब उस आर्थिक मॉडल का हिस्सा है। इसके आधार पर डेवलपमेंट को मापा जाता है। और जो मानव विकास सूचकांक है HDI, उसमें जो बनाया है संयुक्त राष्ट्र ने, उसमें अमर्त्य सेन का जो दृष्टिकोण है उसको शामिल किया गया है ताकि उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने पूरी दुनिया को दी हैं, भारत को भी दी हैं। भारत को भी उसका लाभ उठाना चाहिए। दुनिया के दूसरे देश इस तरह से इनका इस्तेमाल करके अपने मानव संसाधन का विकास कर रहे हैं, उनकी क्षमताओं का विकास कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता का विकास कर रहे हैं। तो ये बात अगर मुरली मनोहर जोशी ने कर दी तो इसमें अपराध क्यों हो गया? क्या अमर्त्य सेन को कोई अगर ब्रांड कर दे कि वो वामपंथी हैं, लिबरल हैं या सांप्रदायिक या नस्लवाद के खिलाफ हैं, तो क्या उनके आर्थिक मॉडल को दरकिनार कर दिया जाएगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। एक समझदार मुल्क अपने जो बौद्धिक संपदा है उसका सम्मान करता है और जो बुद्धिजीवी हैं उनका भी सम्मान करता है। हालांकि मोदी सरकार में बुद्धिजीवियों की जो दुर्गति की गई है वो हम सब जानते हैं, उन्हें जेलों तक में भी रखा गया है। ये इस सरकार की कहना चाहिए सोच में है, उसके चरित्र में है, उसके व्यवहार में है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो मुरली मनोहर जोशी ने कहा उसको आरएसएस स्वीकार करता और उसे अपनी सरकार से भी कहता कि आप इस मॉडल को फॉलो कीजिए। लेकिन मुरली मनोहर जोशी प्रेजेंटेशन दे के चले गए हैं, उसको लेकर विवाद हुआ है, अब उसको भुला दिया जाएगा क्योंकि आरएसएस में इतना दम नहीं है कि वो मोदी सरकार को कहे कि इन मानदंडों के हिसाब से आप अपनी आर्थिक नीतियां निर्धारित कीजिए। मोदी की आर्थिक नीतियां, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां निर्धारित करते हैं अडानी अंबानी, सेठ, पूंजीपति, कारपोरेट, उनसे तय हो रही हैं। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि वो आर्थिक नीति आम लोगों के हक में बने? ये उनको सुविधाएं देने के लिए जो चंदा देते हैं, चुनाव जिताने में तमाम तरह की मदद करते हैं, तमाम तरह की पार्टियों के दफ्तर बड़े बड़े आरएसएस के जो देश भर में खड़े हुए हैं या बीजेपी के खड़े हुए हैं, हज़ारों करोड़ों के खर्चे से ये मॉडल जो मोदी का विकास मॉडल है वो उस तरफ की बात करता है। और मुरली मनोहर जो आर्थिक मॉडल पेश करते हैं वो ठीक उसके उलट है। इस तरफ जाना मोदी सरकार के स्वभाव भी नहीं है।
वो इसको स्वीकार कर ही नहीं सकती है। अब एक सवाल ज़रूर उठता होगा आपके मन में कि आखिरकार मुरली मनोहर जोशी भी तो बीजेपी के ही हैं, वो भी तो आरएसएस के ही हैं, उन्हें क्यों ये मॉडल पसंद आया, क्यों उन्होंने इस मॉडल को रखा। उन्होंने निश्चित रूप से सोचा होगा कि जो मॉडल 1991 के बाद भारत ने अपनाया है वो हमें कहाँ लेकर आया है इन 40-45 सालों में, मान लीजिए 30-35-36 सालों में देश कहाँ पहुँचा है। क्या आर्थिक विषमता कम हुई है? क्या हमारे मानव की जो संपदा है वो बेहतर हुई है? क्या लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठा है? क्या जीवन शैली में विकास हुआ है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की समस्याएं हल हुई हैं या और ख़राब हुई हैं? तो ये चिंताएं उनके मन में ज़रूर रही होंगी और उन्हें इसमें अगर अमर्त्य सेन के मॉडल में वो रास्ता दिख रहा है तो वो लेकर वहाँ उसको प्रस्तुत हो गए हैं। उसमें उन्होंने हिंदुत्व का भी छोंक लगाया, वो काम भी उन्होंने किया, लेकिन जो विवाद हो रहा है वो उनके विश्लेषण कि किस तरह से चीज़ें बुरी दिशा में जा रही हैं और फिर कैसे दुरुस्त करने के लिए अमर्त्य सेन का मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ें जो हैं ये मुरली मनोहर जोशी के अपने अनुभव से निकली होंगी, ये मानना चाहिए। उन्होंने तमाम तरह के प्रयोग कर चुके हैं, वो देश के मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको ये समझ आई होगी। भले ही वो 91 वर्ष में आई हो, लेकिन इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति भी इस तरह से चेतना संपन्न हैं और सोच रहे हैं देश के बारे में और इस तरह से बदलाव की बात भी कर रहे हैं, तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन आरएसएस स्वागत नहीं करेगा, बीजेपी स्वागत नहीं करेगी, मोदी सरकार बिल्कुल भी स्वागत नहीं करेगी, क्योंकि वो ठीक उल्टी दिशा में जा रही है। इसलिए मुरली मनोहर जोशी खलनायक ही होंगे इस सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।